वेलकम लर्नर्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि न्यू बार इक्वल टू वे वेक्टर यानी इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे जेड इक्वल टू हमने 1 ले लिया, ठीक है। जेड इक्वल टू क्या ले लिया, 1। तो जेड का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, ठीक। यानी जेड इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम मिलती है। ओके, तो यहाँ से स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है, वेट अ मिनट। यदि हम स्पेक्ट्रल सीरीज को डिफाइन करें तो यहाँ से इट हैज बीन शो दैट द एनर्जी ऑफ आउटर ऑर्बिट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द इनर वंस व्हेन हाइड्रोजन एटम इज सब्जेक्टेड टू अ एक्सटर्नल एनर्जी। जब हाइड्रोजन एटम को किसी एक्सटर्नल एनर्जी में ले जाया जाता है तब क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ करता है, फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट दैट विच हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड। यानी जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को किसी एक्साइटेड एनर्जी में ले जाया जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहला इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है। जब ये एक्साइटेड हो जाता है तो ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है। द एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल, हैंस द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब ये क्या करता है, जब ये हायर स्टेट में चला गया तो वहां पे ये अनस्टेबल बन जाता है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी को पाने के लिए वापस से रिटर्न अपने ग्राउंड स्टेट में आता है और ये 10⁻⁻8 सेकेंड में ये आ जाता है। तो यहाँ से जब ये हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आया तब क्या होता है, द एक्सेस ऑफ द एनर्जी इज नाउ रेडिएटेड। यानी एनर्जी यहाँ से रेडिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन के फॉर्म में ये एमिट होती है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ होती है, यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल से यदि जंप करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। द डिफरेंट वेवलेंथ कंस्टिट्यूट स्पेक्ट्रल सीरीज। ये जो डिफरेंट वेवलेंथ को यदि हम ले तो ये क्या करते हैं, एक हमारे स्पेक्ट्रल सीरीज बनाते हैं विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम एमिटिंग। ठीक है, देन द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट नंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ये इस रिलेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया था। इस रिलेशन से हम लोग रेडिएशन कितना निकला, किसकी कितनी वेवलेंथ हुई, ये हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जो पहली सीरीज बनती है वो क्या बनती है, लाइमन सीरीज बनती है। ठीक, तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, द सीरीज कंसिस्टेंस ऑफ द वेवलेंथ विच आर एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। यानी ये क्या कहाँ से जंप करे, ये किसी भी आउटर ऑर्बिट से। ठीक है, n2 इक्वल टू यानी 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी ले ले, और ये 2 3 4 से लेके कहाँ तक जंप करता है, जब n1 इक्वल टू 1 में जंप करता है तो ऐसी सीरीज को हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं, यानी के में जंप करता है। ओके, 1 यानी के। ठीक, तो उसके बाद द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज आर, इसके बाद ये बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे सेकंड जो हमारा आता है वो क्या आता है, लाइमन सीरीज के बाद यहाँ पे लाइमन सीरीज के बाद हमारा बामर सीरीज आता है। ठीक है, तो बामर सीरीज में क्या होता है कि इसमें हमारा जो एक्साइटेड एटम होता है वो n2 इक्वल टू 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट किसी भी सेल से लेके ये n1 इक्वल टू 2 में जंप करता है। तो उस सीरीज को क्या कहते हैं हम लोग, बामर सीरीज कहते हैं। और n1 इक्वल टू 2 यानी l में जंप करता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट हमारा पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में क्या होता है कि n2 इक्वल टू 4 5 6 इनफाइनाइट से लेके ये कहाँ तक जंप करता है, n1 इक्वल टू 3 में जंप करता है। ठीक, और 3 किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, m सेल के लिए। तो यहाँ पे यदि ये जंप करेगा तो इस सीरीज को बामर सीरीज कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला इसके लिए। ओके, तो यहाँ से उसके बाद क्या होता है हमारा ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है, n2 इक्वल टू 5 6 7 इनफाइनाइट से लेके यदि ये n1 इक्वल टू 4 में जंप करता है तो वो सीरीज को कहते हैं हम लोग बामर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला हो गया। ओके, तो कुंड सीरीज क्या होता है, अच्छा ये जो बामर सीरीज होता है हमारा, ये पास्चन सीरीज जो होता है वो इंफ्रारेड रीजन में आता है। ठीक है, बामर सीरीज का जो हमारा होता है फर्स्ट वाला, फर्स्ट मेंबर वो इंफ्रारेड सीरीज में आता है, और ये भी हमारा ब्रैकेट वाला भी कहाँ पे आता है, ये इंफ्रारेड। ठीक है, ये इंफ्रारेड रीजन में आता है इसका स्पेक्ट्रम। ठीक, यदि हम फुंड सीरीज की बात करें तो इसका भी जो फर्स्ट मेंबर होता है वो इंफ्रारेड इंफ्रारेड रीजन में आता है इसका स्पेक्ट्रम। और ये कहाँ से जंप करता है, फुंड सीरीज में n2 इक्वल टू यानी 6 7 8 या फिर उससे भी अपर ऑर्बिट में यदि ये जंप करता है n1 इक्वल टू 5 में जंप करता है। n1 इक्वल टू 5 को हम लोग क्या कहते हैं, ओ ऑर्बिट। यदि ये ओ ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये जो सीरीज कहलाएगी वो फुंड सीरीज कहलाएगी। ओके, सो इसके लिए हमारा फार्मूला 1/λ इक्वल टू आर और 1/5, ये n2 से लेकर कहाँ पे जंप कर रहा है, 5 तक। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हो गया इसके लिए फार्मूला।
तो यहाँ से लाइमन सीरीज कहाँ क्या होता है, लाइमन सीरीज में 2, 3, 4 या फिर इनफाइनाइट से लेके कहाँ पे जंप करते हैं, n1 इक्वल टू 1 में जंप करते हैं। तो यहाँ से इस सीरीज को लाइमन सीरीज कहते हैं और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, ठीक है। उसके बाद बामर सीरीज क्या होता है, जब 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट से लेके 2 में जंप करे, n1 इक्वल टू 2 में जंप करे, तो यहाँ से ये बामर सीरीज होता है और ये हमारा विजिबल रेंज में आता है। पास्चन सीरीज की यदि हम बात करें तो ये 4, 5, 6 इनफाइनाइट से लेके कहाँ पे जंप करता है, 3 में जंप करे तो इंफ्रारेड में होता है, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो यहाँ से 5, 6, 7, 8 से लेके हमारा कहाँ पे जंप करना चाहिए, 4 सेल में, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट सीरीज और ये इंफ्रारेड में रीजन होता है इसका। फुंड सीरीज की बात करते हैं तो फुंड सीरीज में 6, 7, 8 से लेके इनफाइनाइट तक यदि ये 5 में जंप करता है तो इसको कहते हैं हम लोग इंफ्रारेड, ठीक है। सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं फुंड सीरीज और इसमें जो रेज हमें मिलती है वो रीजन जो मिलता है वो इंफ्रारेड रीजन मिलता है, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या था, पहला क्या था, लाइमन सीरीज, यानी ये 1 में जंप करना चाहिए, चाहे ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले ले, लेकिन ये जंप कहाँ करना चाहिए, हमारा 1 में जंप करना चाहिए। तो इस सीरीज को हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं, ठीक। और यदि ये 2 में जंप करता है, लास्ट में हमारा ये 2 में इंटर करता है, तो n इक्वल टू 2 में जंप करे, चाहे ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये से एक बड़ा होना चाहिए ना, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 चाहे जहां से भी जंप करे, लेकिन ये 2 में जंप करे, ठीक है। इससे अपर में इससे ही जंप करेगा, 2 में जंप करता है तो ये बामर सीरीज मिलता है और इसकी एनर्जी रेंज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। इसके लिए -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगी। यानी ये हम किससे फाउंड कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी होनी चाहिए इस लेवल की, तो यहाँ से E इक्वल टू कितना होता है हमारा -13.6 और Z इक्वल टू 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसका एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यदि यदि n इक्वल टू 4 में जंप करता है और इससे ग्रेटर देन यानी 5, 6, 7 से n इक्वल टू 4 में जंप करेगा तो पास्चन सीरीज हो जाएगा, n इक्वल टू 5 में जंप करेगा, ठीक है। 5, 6, 7, 8 सॉरी 5 नहीं, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं से भी जंप करे लेकिन ये 5 में आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। उसके बाद फुंड में n इक्वल टू 6 में जंप करता है तो ये कितना हो जाएगा हमारा फुंड सीरीज। इसके लिए ये एनर्जी लेवल हो गए, इसको हमने कैसे फाइंड किया था, इससे फाइंड किया था, ओके। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जांपल में बेसिकली क्या है कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर Z है, ये एक्साइट किया गया क्वांटम नंबर 2n है इसका। इट कैन बी इमिटेड इन मैक्सिमम एनर्जी फोटोन कितना है, 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मेक अ ट्रांजिशन टू अ क्वांटम स्टेट एंड फोटो फोटोन ऑफ द एनर्जी कितना है इसका 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज emitted. Find n and z and the ground state energy in electron volt for this atom. Also calculate minimum energy in electron volt that can be emitted by this atom during de-excitation. Ground state energy of the hydrogen atom कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, En2 माइनस En1 इक्वल टू कितना होता है हमारा me की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर और 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर और z स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ से 1 से लेके 2n में जंप करा है, ठीक, 1 से लेके कहाँ पे 2n में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये जो कैलकुलेट करते हैं वो कितना होता है 13.6 ना। तो ये 13.6 हो गया और 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2n का स्क्वायर, ये 2n स्क्वायर से लेकर 1 में जंप करता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। उसकी वैल्यू कितनी दी गई, 204 क्वेश्चन में दिया गया 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकंड में ये 2n से लेके जब n पे भी जंप करेगा, सॉरी 2n से लेके n भी जंप करता है तो इसकी एनर्जी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई। तो ये इसका फार्मूला हो गया 13.6 और 1 अपॉन n का स्क्वायर, 2n से लेके n में जंप किया यानी 1 अपॉन n का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2n का स्क्वायर, ठीक। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4n का स्क्वायर माइनस 1/3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो n का स्क्वायर यहाँ से 4 हो जाएगा यानी n की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे हम, तो हमें कितना मिल जाएगा, z का स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा 204 और मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 13.5 मल्टीप्लाई बाई 14, तो z इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, जेड स्क्वायर का फार्मूला हो गया ये। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। और z इक्वल टू 4 होता किसके लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के लिए हमारा जो एटम होगा वो क्या होगा, बेरिलियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वेट अ मिनट। इसमें क्या था, En की वैल्यू कितनी होती है -13.6 और जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना है, जेड अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, जेड की वैल्यू 4 ना, वेट अ मिनट, जेड की वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
ये कितना होता है -13.6 अपॉन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ना, यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू 4 है। ओके, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू 4 है। ओके, तो यहाँ से जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो ई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब यहाँ पे 1 लेंगे तो -13.6 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, -217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से 2n से लेके यदि 2n-1 में जंप करें तो ई डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा, 2n और 2n-1, यानी यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें, 13.6 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, यानी एन की वैल्यू हम पुट कर दिए 2, तो ये 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और जेड की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 4 स्क्वायर ना। वेट अ मिनट, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये जेड इक्वल टू हमारा 4 ही था। वेट अ मिनट, जेड इक्वल टू 4 था, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ना, फिर ठीक हो जाएगा हमारा। ओके, हाँ, तो ये मिल गया हमें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जेड का स्क्वायर यानी 10.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, यानी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन के लिए हमारा जो एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली कि, वेट अ मिनट, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिट अराउंड अ स्टेशनरी न्यूक्लियस है, चार्ज कितना है, प्लस जेड ई है, और जेड क्या है हमारा कांस्टेंट है, एंड ई क्या है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इसमें कहा गया है कि इट रिक्वायर्ड 14.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, यानी 2 से लेके थर्ड तक ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द जेड, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ जेड फाइंड करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, the energy required to excite the electron from the third to the fourth बोहर ऑर्बिट, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू इनफाइनाइट, ये फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे दिया गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम कितना है, 13.6 है, बोहर रेडियस 3 इंटू 10 के पावर -11 मीटर है, और वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10 के पावर 8 है, और प्लॉन्क कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड है। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि इसके सोल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डी एक्साइट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन वन टू एन टू कितना हो जाएगा, ऑर्बिट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ प्लस जेडी, इस कितना हो जाएगा, ई एन टू माइनस ई एन वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ई के पावर 4/8, और ये कितना हो जाएगा हमारा अपॉन 8, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर, सॉरी, हाँ, जेड का स्क्वायर और ई एन टू माइनस ई एन वन कितना हो जाएगा हमारा, जेड का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 13.6 होती है, तो ये 13.6 हो गया, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ से फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 14.7 एनर्जी हमारी क्या हो रही है, रिक्वायर्ड कहाँ से कहाँ तक, n=n1 = 2 है और n2 = 3 है। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में। ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 47.2 है ना, 47.2 इक्वल टू जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 13.6, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें जेड स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 47.2 मल्टीप्लाई बाई 36 और डिवाइडेड बाई 13.6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी, ये नियर अबाउट किसके इक्वल होगा हमारा 25, ठीक है, ये 25 के इक्वल होगा। यानी यहाँ से जेड स्क्वायर ना, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला, सेकेंड क्वेश्चन क्या था यहाँ पे हमारा कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा हमने वैल्यू ऑफ जेड फाइंड कर लिया। अब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थर्ड टू फोर्थ के लिए, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड टू फोर्थ यानी E4 - E3, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड का स्क्वायर और 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 13.53, ठीक है। यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर देंगे 13.5653 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। हम्म, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ओके, हमने दो चीजें फाइंड कर ली। तो यहाँ से द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डी एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n1 = 3 से लेके n2 = 4 तक, ठीक। तो ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनफाइनाइट तक ले जाना है ना, यानी इन इन
ई इनफाइनाइट माइनस ई थ्री, तो 13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये हमारा जीरो हो जाएगा और ये हमें कितना दे देगा 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, एच न्यू इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13.6 इंटू 25 और मल्टीप्लाई बाई कितना, इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जूल में कन्वर्ट कर लिए, यानी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, और यहाँ से हमें लेमडा कितना मिल जाएगा, लेमडा को हम क्या करेंगे कि उधर भेज देते हैं बाकी सारी चीज़ों को इधर, तो लैम्ब्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 13.6 इंटू 10, सॉरी 36.397 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी वन का स्क्वायर, तो 1/2, और ये एम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा जेडी का स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 543.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी -2 मल्टीप्लाई बाई के ई होती है, तो यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1086.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है mv1r1, तो h/2 पाई इसके इक्वल होते हैं, यानी h/2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1.05 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल जूल सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जहाँ पे R1 कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एच का स्क्वायर अपॉन पाई एम ई का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 1/जेड, तो यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट एच का स्क्वायर अपॉन पाई एम ई का स्क्वायर 0.53 इंटू 10 के पावर माइनस 10, और जेड की वैल्यू हमारी 5 है, तो यहाँ से 5 पुट कर लिया तो हमें कितनी मिल जाएगी 1.106 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा रेडियस 1.106 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया हमारा फाइनल। सो थैंक्स।